साथियों, इस भाग में हम बात करेंगे एल्केन के गुणधर्म की। इसमें हम पहले बात करेंगे भौतिक गुणों की, उसके बाद बात करेंगे कुछ मुख्य रासायनिक गुणों की। जैसा कि आप इसकी संरचना से देख पा रहे हैं कि जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चूंकि विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, इसीलिए ये जो यौगिक हैं वो अध्रुवीय होते हैं। CH बॉन्ड में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो इसमें सारे के सारे बंध अध्रुवीय होते हैं, इसलिए ये यौगिक अध्रुवीय होते हैं। इसलिए इनमें कोई इससे विद्युत बल नहीं होते हैं, ना ही इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसलिए इसमें केवल और केवल दुर्बल वान डेर वाल्स बल ही होते हैं। अब जब अणुओं के बीच में कम बल लगेंगे तो इनके जो गलनांक क्वथनांक हैं वो कम होंगे, अर्थात ये जो छोटे सदस्य हैं यानी C1 से C4 यानी एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक के एल्केन हैं वो सामान्यतः पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। 5 कार्बन से 17 कार्बन तक के जो हाइड्रोकार्बन हैं वो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि 18 कार्बन से अधिक यानी 18 कार्बन वाला और 18 कार्बन से अधिक वाला हाइड्रोकार्बन का एल्केन आपका सामान्य में ठोस अवस्था में रहता है। यानी वो सामान्य ताप पे C18 से लेके उच्च सदस्य ठोस अवस्था में रहते हैं। ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं। इनके उदाहरण आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। मार्स गैस यानी मीथेन गैस के रूप में होती है, एथेन भी गैस के रूप में रहती है, और जो ब्यूटेन हम LPG में प्रयुक्त करते हैं वो भी सामान्य है। जैसे अपन उस सिलेंडर की नोब खोलते हैं और जैसे उसको प्रेशर उसका कम होता है तो वो गैस के रूप में बदल जाती है। क्योंकि वो सिलेंडर में कंप्रेस्ड रूप में भरी होती है, इसलिए चूँकि अधिक दबाव होता है इसलिए वो गैस अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही दबाव रिलीज होता है आ जाती है वो अपनी गैस अवस्था में। तो सामान्य ताप पे जो छोटे सदस्य हैं वो गैस रहते हैं, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है इनका आकार बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ने से इनके बीच लगने वाले वान डेर वाल्स बलों की संख्या बढ़ती जाती है। फलस्वरूप उनके घनत्व भी बढ़ते जाते हैं, गलनांक क्वथनांक भी उनके उच्च होते जाते हैं। अब हम बात करें विलेयता की, तो चूँकि जो एल्केन हैं वो अध्रुवीय होते हैं, इसलिए जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलते यानी अविलेय होते हैं। जैसा कि विलेयता का सिद्धांत है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जैसे को तैसा ही घुलता है, यानी समान समान को विलेय करता है। क्योंकि ये अध्रुवीय हैं इसलिए अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में ये एल्केन घुलनशील हैं। जैसे CCl4 है या कार्बन डाइसल्फाइड है, इनमें ये आसानी से घुल जाते हैं। जल में अविलेय हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इसका एक और उदाहरण आप ले सकते हैं दैनिक जीवन में। किसी कपड़े में तेल या ग्रीस का दाग लग जाए तो उसको पानी द्वारा साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ग्रीस या तेल होता है वो उच्च हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उच्चतर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी अध्रुवीय होते हैं, जो वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए पानी की सहायता से उसको नहीं धोया जा सकता। लेकिन उसको पेट्रोलियम पदार्थों द्वारा यानी पेट्रोल है या तारपीन का तेल है उसको कपड़े में लगाते हैं तो दाग निकल जाते हैं। इसका पीछे का कारण यही है कि जो ग्रीस है वो अध्रुवीय होता है और वो पेट्रोल या तारपीन के तेल में जो कि स्वयं अध्रुवीय होते हैं उसमें घुल जाता है, और घुल करके वो कपड़े से अलग हो जाता है। अब हम बात करें इनकी गलनांक क्वथनांक की, तो सामान्यतः इनकी गलनांक और क्वथनांक आणविक द्रव्यमान के साथ साथ बढ़ते हैं, और जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अणुओं की साइज जितनी अधिक होगी उनमें उतनी अधिक वान डेर वाल्स बल लगेंगी, फलस्वरूप उनकी गलनांक क्वथनांक उतनी
उच्च होंगी, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती वान डेर वाल बल और समानुपाती क्वथनांक गलनांक। अब हम समान अणुभार वाले भिन्न स्ट्रक्चर वाले एल्केन के क्वथनांकों की तुलना यहाँ पर पेंटेन के उदाहरण देकर के देख रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल पेंटेन का जो क्वथनांक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 309.1 केल्विन है, जबकि आइसो पेंटेन का है 301 केल्विन और नियो पेंटेन का है 282.5 केल्विन। अणुसूत्र सबके समान है, यानी अणुभार समान है, लेकिन जो नॉर्मल पेंटेन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसमें अधिक वान डेर वाल बल लगते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक है। जबकि 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन यानी न्यू पेंटेन में जो अणु की आकृति है लगभग गोलाकार हो जाती है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम रहता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जो लगभग गोलाकार अणु होता है इसीलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, तो इसमें कम वान डेर वाल बल लगेंगे, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। और जो मेथिल ब्यूटेन यानी 2-मेथिल ब्यूटेन है यानी आइसोपेंटेन है, इसमें दोनों के मध्यवर्ती पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसलिए इसका क्वथनांक भी मध्यवर्ती है। ये भी प्रवृत्ति देखी गई है कि जो सम संख्या में कार्बन वाले हाइड्रोकार्बनों के गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि सम संख्या में कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन के जो दोनों सिरे हैं वो एक दूसरे के विपरीत ओर होते हैं, इसलिए इनमें अधिक वान डेर वाल बल सक्रिय रहते हैं, जबकि विषम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन के दोनों सिरे एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए इनमें कम संख्या में वान डेर वाल बल कार्य करते हैं, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। अब हम बात करें कुछ रासायनिक गुणों की, तो रासायनिक रूप में ये तो बहुत स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें जो CC बॉन्ड और CH बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध दोनों ही बड़े अध्रुवीय प्रकृति के हैं। इनकी ऋणात्मक का कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये तो अम्ल, क्षार या ऑक्सीकारकों से अप्रभावित रहते हैं, यानी ये इन पे कोई असर इनका नहीं पड़ता है, इसलिए इनको पैराफिन्स भी कहा गया है। जैसा कि आपने पिछले भाग में आप जान चुके हैं, पैराफिन्स माना होता है कम क्रियाशील, और इनकी कम क्रियाशीलता के पीछे इनका अध्रुवीय होना है, क्योंकि ये अध्रुवीय अणु हैं तो आसानी से ये क्रिया नहीं करते हैं। अब हम इनकी जो कुछ क्रियाएं हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन है सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अणु का मूल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, केवल उसके कुछ परमाणु दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि खो खो खेल में होता है, वो जो पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं वो बीच बीच में से दूसरे खिलाड़ी को खो देते हैं, उसी जगह बैठ जाते हैं, वो वहाँ से दौड़ने लगता है। इस तरह से यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीनीकरण का, यानी हेलोजनीकरण है। तो हेलोजन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे हेलोजन हाइड्रोजन की जगह पे स्वयं जुड़ जाती है और हाइड्रोजन को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देती है। तो इसके लिए जो कम अणुभार वाले एल्केन हैं वो कम प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, वो नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण तो बिल्कुल नहीं दर्शाते हैं। तो जो नाइट्रीकरण है या सल्फोनीकरण है ये केवल ज़्यादा अणुभार वाले यानी अधिक कार्बन वाले परमाणु ही दर्शाते हैं। तो हम यहाँ केवल अपने हेलोजनीकरण की बात करते हैं। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जैसा कि आप मेथेन का क्लोरीनीकरण के उदाहरण से समझ सकते हैं। मेथेन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पे
क्लोरीन से क्रिया करके एक एक हाइड्रोजन को एक एक क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर देती है और एक श्रृंखला क्रिया बनती है और ये लास्ट में चारों क्लोरीन को माने 4 हाइड्रोजन हटा करके चारों क्लोरीन उसमें जुड़ जाती हैं। देखिए इस तरह है, पहले एक क्लोरीन हटके एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जुड़ जाता है तो CH3Cl बन जाता है, Cl निकल जाता है। फिर CH3Cl में एक और क्लोरीन जुड़ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन हट जाता है, CH2Cl2 बन जाता है। फिर CH2Cl2 में फिर एक हाइड्रोजन और हट जाता है तो ये CH3 यानी क्लोरोफॉर्म बन जाता है और फिर अंत में जो लास्ट हाइड्रोजन बचा है वो भी क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और एट लास्ट आपका CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये जो क्रम है ये क्रमशः एक एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पे यदि हम अलग अलग हैलोजनों की बात करें, इनकी जो क्रियाशीलता की तुलना करें तो फ्लोरीन सबसे तेजी से क्रिया करता है और ये अनियंत्रित क्रिया करता है, विस्फोट के साथ क्रिया इसकी होती है और ये क्रिया अंधेरे में ही हो जाती है। लेकिन क्लोरीन के लिए हमें उच्च ताप की ज़रूरत पड़ती है या सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ब्रोमीन भी बहुत धीमे धीमे क्रिया करती है, लेकिन आयोडीन की जो क्रिया होती है वो अत्यंत धीमी होती है और उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है और इसकी क्रिया को शुरू कराने के लिए हमें HiO3 या HNO3 की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो इसकी क्रियाशीलता का क्रम है वो फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक कम होता जाता है। और विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन की जो अपेक्षित दर होती है इस तरह होती है। सबसे पहले आपका तृतीयक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, फिर द्वितीयक है प्राथमिक, यानी जो द्वितीय प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है तो उसमें पहले तृतीयक का होगा, फिर द्वितीयक का, फिर प्राथमिक का। इसकी जो क्रियाविधि है वैसे तो इस बार परीक्षा में नहीं आने वाली है, लेकिन आपको उसको जानना जरूरी है। तो जो हेलोजनेशन यानी हेलोजनीकरण होता है वो मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। एक तो श्रृंखला का प्रारंभन यानी इनिशिएशन, दूसरा श्रृंखला का संचरण यानी प्रोपेगेशन और तीसरा होता है श्रृंखला का समापन यानी टर्मिनेशन। तो जो प्रारंभन होता है, पहले क्लोरीन का जो अणु है उसका जो समान से विदलन होता है यानी समापन होता है और उससे 2 मुक्त मूलक बनते हैं। यानी इसमें समान से विदलन आप पिछले भाग में पढ़ ही चुके हैं। जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है एक इस क्लोरीन के पास पहुंचेगा, दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास पहुंचेगा और 2 मुक्त मूलक बन जाएंगे। इस तरह से श्रृंखला क्रिया शुरू हो जाती है। अब दूसरे पद में ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो मेथेन से क्रिया करती है और मेथेन में से एक H निकाल करके HCl बना लेती है और मैथिल मुक्त मूलक उत्पन्न करता है। तो जो मैथिल मुक्त मूलक है ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करके CH3Cl बनाता है और क्लोरीन मुक्त मूलक देता है। और जो क्लोरीन मुक्त मूलक है फिर से दूसरे CH4 से क्रिया कर लेता है या फिर ये CH3Cl से ही क्रिया कर लेता है तो फिर उसको और आगे बढ़ाता है। इसके अन्य कई पद संभव हैं, मुख्य रूप से यही पद ये बनते हैं, लेकिन अन्य पद भी इसमें बनते हैं, यानी इसमें अन्य उत्पाद भी बन जाते हैं। किस तरह बनते हैं देखिए, इसमें CH3Cl भी Cl मुक्त मूलक से क्रिया करेगी तो ये या तो CH2Cl मुक्त मूलक बनेगा और HCl बनेगा या फिर CH2Cl2 बनेगा और Cl मुक्त मूलक बनेगा। फिर ये Cl मुक्त मूलक फिर से अगेन आपका या तो मेथेन से क्रिया करेगा या फिर CH3Cl से क्रिया करेगा या फिर CH2 से भी क्रिया करेगा। तो इस तरह से जब CH2Cl2 से क्रिया करेगा तब भी ये CH3 बनाएगा और लास्ट में फिर ये CCl4 तक बनाएगा। तो ये आपका हो गया श्रृंखला का संचरण।
और अंत में होता है श्रृंखला का समापन का पद। तो जब श्रृंखला समाप्त होती है तो उसमें ये होता है, या तो 2 क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर के क्लोरीन बना लेते हैं, इस तरह से श्रृंखला बंद हो जाती है, या फिर 2 मेथिल मूलक मिलकर के एथेन बना लेते हैं, तो यहाँ श्रृंखला समाप्त हो जाती है। या फिर CH3 मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर CH3Cl बनाते हैं, तो यहाँ भी श्रृंखला का समापन हो जाता है। इस तरह से ये श्रृंखला 3 पदों में संपन्न हो जाती है। इस तरह से हम प्रतिस्थापन को समझ सकते हैं। और इसका चूंकि ये बहुत दहनशील होते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया है यानी दहन है, ये ऊष्माक्षेपी होती है। और मेथेन का पूर्ण दहन पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प मिलती है, और 1 मोल मेथेन के दहन से 890 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए ये जो एंथैल्पी है, दहन एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। अब ब्यूटेन की बात करें, जिसको हम LPG के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसमें भी पूर्ण दहन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस तरह से ये कुछ रासायनिक गुण हुए, और बाकी शेष हम